नहीं करना रहता है। क्या? मैं बता रही हूँ, एक बार मैं बता रही हूँ, एस देखो। ई जेड को। हाँ। यस मैम। हाँ देखो, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन अभी हमने देखा कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो हमारे यहाँ के लोगों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कुछ स्टेप्स लेती है ताकि फॉरेन वाले लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो हमारे यहाँ से, अच्छी अच्छी उनको चीज़ें दिखे, गवर्नमेंट अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे पैसा लगाए। तो कैसे होगा? तो देखो, इन रिसेंट ईयर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। अब कैसे कर रही है वो अट्रैक्ट? इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है एस सी जेड्स क्या होता है। तो ऐसी जोन्स बनाए हैं, ऐसे बड़े बड़े प्लांट सेटअप करे, ऐसी लोकेशंस बनाई है जिसको बोला गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बिंग सेटअप। एस सी जेड आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। अब उसके अंदर क्या होता है एस सी जेड के अंदर? ऐसी जोन्स जोन्स मतलब ऐसा एक प्रीमाइसेस बनाया जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो बाहर वाली कंपनी क्या होगी, अट्रैक्ट होगी कि हाँ हमको एक ही जगह पे रॉ मटेरियल के लिए भी घूमना नहीं पड़ेगा, पानी के लिए घूमना नहीं पड़ेगा, बैंक में जाना होगा तो हम आसानी से इधर उधर हमको घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, है ना। तो उसको बोला गया एस जैसे उसमें क्या क्या मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, ये भी नाम आपको लिखना है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वाटर मिल रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल, बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी एक कंपनी को चाहिए वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% देने की कोशिश कर रही है कि वो सारी फैसिलिटीज़ हम उनको दिलवाएं। क्यों दिलवाएं? ताकि उन फैसिलिटीज़ को देख के वो थोड़े अट्रैक्ट हो कि हाँ हमको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही जगह पे सब मिल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, इंडिया के अंदर जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट इन एसईजेड डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। और एक और चीज़ क्या अच्छी निकाली उन्होंने, ये सारी फैसिलिटी तो दी है लेकिन उसके लिए इनिशियल 5 ईयर्स तक उनको उसके लिए टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया सामने वाली कंट्रीज़ के लिए। तो इस चीज़ को देख के वो हमारे यहाँ पे अट्रैक्ट होगी कि हाँ भाई ये पॉइंट तो अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, इंडिया में अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंड क्या बोला है, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉर। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग लॉज है, आपको पता है, तो लेबर के लिए भी बहुत सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं कि जैसे कि चाइल्ड लेबर आपने पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा, 10th में है शायद, चाइल्ड लेबर के बारे में 9th क्लास में एक चैप्टर था जो कट गया था हमारा, सबसे लास्ट चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स वगैरह वाला। तो उसके अंदर भी गिवन है कि चाइल्ड लेबर मतलब आप 14 साल से कम के बच्चों को हजारियस वर्क के अंदर फैक्ट्री माइंस वगैरह के यहाँ पर काम नहीं करवा सकते हो, है ना। और भी बहुत सारे कि आप जितने बड़े लोगों से भी काम करवा रहे हो लेबर से, तो वो जितने नंबर ऑफ़ आवर्स उनसे वर्क करवा रहे हो उनको पैसा भी देना है, ज़्यादा भी उनसे काम नहीं करवाना है, उनकी लाइफ की भी ध्यान रखना है, उनको बिल्कुल हाइजीनिक मेंटेन होना चाहिए, साफ़ सफाई, पॉल्यूशन, हर चीज़, मतलब ऐसा। तो गवर्नमेंट ने क्या अलाउ कर दिया, और फिक्स पैसा भी होता है, कितने घंटे काम करा रहे हो तो इतना पैसा देना ही देना है, रोज़ आपको उनको जॉब पे रखना पड़ेगा, मतलब आप मतलब बहुत सारों को ऐसे भगा नहीं सकते ऐसा वैसा। तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ में क्या बोल दिया, गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर। फ्लेक्सिबिलिटी कर देना मतलब उस चीज़ में थोड़ी सी छूट देना। जो लेबर लॉ बनाए हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो गवर्नमेंट उसको बहुत 100% तरीके से नहीं ओबे करवा रही है, उसमें थोड़ा सा क्या दे दिया गवर्नमेंट ने, छूट दे दी। अब क्यों दे दी? लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे, यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द कंपनीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा इकोनॉमिक सेक्टर वाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ा है। यस मैम। हाँ, तो ऑर्गेनाइज क्या होता है? यस मैम। ऑर्गेनाइज क्या होता है? मैम जिसमें जॉब सिक्योर जॉब सिक्योर होती है, होती है। प्रॉपर पैसा मिलता है ना, छुट्टी वुट्टी के भी मतलब ज़्यादा पैसे नहीं करते, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सब चीज़ें। और अनऑर्गेनाइज में ये सारी चीज़ें नहीं होती, आपको कभी भी जॉब से निकाल दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे कुछ भी आपकी सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, आज काम है कल नहीं है, सीज़न के टाइम पे मालिक बुलाएगा काम होगा। तो जैसे कि कपड़े बन रहे बहुत सारे, तो मतलब विंटर क्लोथ्स बन रहे, तो ठंड से पहले वाले टाइम में आपको बुला लेंगे, फिर बाद में जब बनना बंद हो जाएंगे तब आपको जॉब से निकाल देंगे। क्रिसमस का अगर हम ब्रिटिशर्स के यहाँ पे बात करें, तो क्रिसमस के टाइम पे जो भी फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम होता है, सारी चीज़ें बनती है, तो उस टाइम पे रख लेते हैं, और बाकी टाइम पे तो पैसे क्यों देंगे उनको फ्री में, तो उनको जॉब से निकाल देते, तो वो फिर बेरोजगार हो गए। तो you have seen in chapter 2 that the companies in the organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers right। अब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा ऑर्गेनाइज के अंदर कि उसमें बहुत सारी आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है जिससे उनके राइट्स उनको दिए जाते हैं। लेकिन इन द रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट हैज़ अलाउ कंपनीज टू इग्नोर मैनी ऑफ दिस लॉ। जैसे कि उसमें आपने पढ़ा है ऑर्गेनाइज में अलग अलग लॉज, तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बहुत सारे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ गई गवर्नमेंट की, ठीक है अब आप नहीं भी कर रहे हो उनमें से सारे लो, तो गवर्नमेंट ने खुद ने उसको क्या कर दिया, बहुत सारे लोग को इग्नोर कर दिया है।
कंपनीज हाँ आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बनाया उसके पीछे। तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर, तो फिर कंपनीज क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे हायर करने के बजाय वर्कर्स को, कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबली फॉर अ शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज़ अ इंटेंस प्रेशर ऑफ, जब भी उनको काम जरूरी होता है, मतलब सीजन चलती है उस टाइम पे वो लोगों को हायर करते हैं, बाकी उनको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो बस जब ज़रूरत पड़ी तब बुलाया, बाकी उन लोगों के पास काम ही नहीं बचा। तो कंपनी का क्या फ़ायदा हुआ कि बस जब सीज़न है तब बुलाओ तभी पैसा देना पड़ेगा, बाकी तो देना पड़ेगा ही नहीं, बाकी का पैसा हमारा बच गया। जब है काम ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा हाई पिक चल रहा है, तभी बस बुलाना है, तभी पैसा देना है, मतलब जब हमारी डिमांड है तभी हम पैसा देंगे, बाकी तो हम बस बैठ के खाएंगे, पैसा उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उनसे काम ही नहीं करवा रहे। लेकिन उन लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए नुकसान हो गया, क्योंकि उनके पास थोड़े टाइम के लिए काम है, थोड़े फिर वो क्या अपने घर पे बैठे हैं, फिर वापस उनको काम ढूंढने जाना है। सो दिस इज़ डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द, तो ये कंपनी वाले के लिए क्या फ़ायदा हो गया कि उनका लेबर का कॉस्ट क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। शॉर्ट पीरियड के लिए बुला रहे हैं वो, है ना, तो लेबर लॉ के अंदर बोला गया कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करो, प्रॉपर उनको रखो, लेकिन यहाँ पर काम उसके अंदर क्या हो रहा है, उस लॉ के अंदर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ गए, इग्नोर कर दिया उस लॉ को। हाउएवर स्टिल नॉट सेटिस्फाई, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा है। फॉरेन कंपनीज आर डिमांडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन ले, वो बोल रही कि नहीं अभी और हमको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। सभी को नहीं आ रही क्या? वॉइस आ रही है? आ रही है, अभी बीच में गई थी। कहाँ तक आ गई? कहाँ तक समझ आ गया? आपने बोला यहाँ तक आई है बस। कहाँ तक समझ आ गया ये वाला टॉपिक? SEZ और फ्लेक्सिबिलिटी और लेबर लॉ समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है ना, तो ये पूरा समझ में आ गया आपको कि जब ज़रूरत है तभी वो बुला रहे हैं। तो लेबर के लोग के अंदर भी क्या आ गया, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उनको सही से हायर नहीं कर रहे हैं तो उनके पास काम नहीं है, लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है, फॉरेन कंपनी को। तो गवर्नमेंट ने उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ बनाई है। क्या चीज़ बनाई है? दो बनाई है। एक SEZ ऐसी जोन बनाई है, ऐसा उन्होंने सेटअप किया है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी है SEZs के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन सब की, ताकि कंपनी क्या हो जाए, वहाँ पर आके अपना बिजनेस जो भी करना है सेटअप करे। और इनिशियल 5 साल तक टैक्स भी क्या रखा है, बिल्कुल कि आपको टैक्स वैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो उससे अट्रैक्ट होंगे वो लोग। सेकंड क्या बोल दिया कि जो भी लेबर लॉ हमने बनाया उसके अंदर क्या दे दी, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, थोड़ी छूट दे दी कि ठीक है आप हायर कर सकते हो जब आपको ज़रूरत है, नहीं कर सकते हो जब आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको निकाल सकते हो। तो क्या होगा, उनको फ़ायदा कैसे होगा कि लेबर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनको पूरे टाइम लेबर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ गई? ये 2 पॉइंट लिखे हैं कि कैसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने। समझ आई बात? यस मैम। नाउ शिखा, समझ आया? शिखा तो देखो इस वाले पेज पे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था कि वो लोग यहाँ पर आके 15 साल में हमने देखा कि इन्वेस्ट कर रहा है और कंटिन्यूसली कर रहे हैं, उनको भी बेनिफिट हो रहा है ना, उनको तो बिजनेस बढ़ ही रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को क्या हो रहा है, न्यू जॉब्स मिल रही है और लोकल कंपनी उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, तो उसकी भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कैसे उसको अट्रैक्ट किया जाए। अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज, अब इंडिया की कंपनी को भी कुछ फ़ायदा होगा, हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो इंडिया की कंपनीज को भी फ़ायदा होगा। कैसे? दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस मेथड एंड रेजिंग देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। अब इंडिया की कंपनी भी, अब बाहर का प्रोडक्ट आया है इंडिया के अंदर, तो इंडिया की भी क्या बोलेगा कि हमको भी मार्केट में सस्टेन करना है, तो हमको भी हमारा लेवल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, हमको भी ये टेक्नोलॉजी इनसे सीख के नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके इनके साथ साथ मतलब कम्पीट करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, नहीं तो हम रेस में वैसे ही पीछे हट जाएंगे। तो दे हैव इन्वेस्टेड इन, दे मतलब कौन है, इंडिया। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन की मेथड भी जो पुरानी घिसी पिटी थी उसको छोड़ के नई नई मेथड यूज़ करी। क्यों? तो कि हमारा लेवल भी क्या हो सके, बढ़ सके, हम भी उनके साथ खड़े हो सके। एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलेब्रेशन विथ, और कुछ कुछ कंपनीज ने इंडिया की क्या कर रहा है, जो दूसरी कंट्री आई है उसके साथ कोलेबरेट करके, उसके साथ ज्वाइंट होकर, उसके साथ टैप करके अपने आप को ग्रो करवाया है। ठीक है, तो हमने यही पॉइंट स्टार्टिंग में सीखा था कि वहाँ की कंपनी आ रही है तो यहाँ की कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी सीख रही है, पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलेगा तो नई नई मशीन्स वगैरह लेगी, तो नया मेथड यूज़ करेगी प्रोडक्शन करने का, और नई टेक्नोलॉजी उनसे सीखेगी तो अपना भी स्टैंडर्ड क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो ये अपनी यहाँ की कंपनी को भी बेनिफिट हो गया। समझ में आई बात? उनसे बेटर होने का ट्राई करेगी। क्या?
अपने यहाँ की कंट्रीज सामने वाली कंट्रीज से बेटर होने का ट्राई हाँ करेंगी ना। हाँ, उनसे सीख के, है ना, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या इम्पेक्ट हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का। तो हमारी कंट्रीज़ भी क्या करेगी, उनके साथ खड़े रह पाए मार्केट में, तो अपने आप को क्या बनाएगी, अच्छा बनाएगी। ठीक है। नाउ अब यस जैसे मैम। कि एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज़ एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज। अब इसमें मार्क करना, अब ग्लोबलाइजेशन से हम देख रहे हैं, हमारे सामने एग्जांपल भी है कि बड़ी बड़ी कुछ कंपनीज जो थी इंडिया की, टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल कंपनी देव्स, वो खुद, अभी तो हम क्या देख रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज, बाहर की कंपनीज आ रही है और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, उनको हम मल्टीनेशनल बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया भी इतना उसने लेवल अपना बढ़ाया कि इंडिया की भी खुद, जो सिर्फ इंडिया में बिकता था सामान, इंडिया की कंपनी थी, वो भी अब दुनिया भर में जानी जा रही है, वो भी कैसी बन गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है। तो एग्जांपल दिखा लिखा हुआ है जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट, सुंदरम, ये सारी जो कंपनीज है ये कैसी बन गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है। समझ में आई बात? समझ में आया?